नमस्कार, यस डाटा न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। कोरोना काल में जो सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़ी मुसीबत अगर आई है तो वो है रोज़गार की। और रोज़गार का जहाँ संबंध होता है वो सीधा युवाओं से होता है, क्योंकि हिंदुस्तान को युवाओं का देश कहा जाता है, जहाँ 18 से लेकर 40 साल के उम्र के लोग जो हैं सबसे बड़ी संख्या में रहते हैं। जाहिर है कि इसके लिए ज़रूरी है कि मैं युवाओं के बीच जाता और उनसे पूछता। इसीलिए मैं ज़मीन पर हूँ और ज़मीन के स्तर के जुड़े लोगों से सवाल करूँगा और आपके सामने उनकी बात रखूँगा, उनके ख़यालात रखूँगा, ताकि एक राय जो गवर्नमेंट की तरफ हम लोग दे सकें वो पहुँच सकें इन तमाम लोगों के साथ। इसलिए मेरे साथ मौजूद हैं तमाम लोग जो अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ व्यापार से जुड़े हुए हैं और कुछ और तमाम वजहों से कहीं ना कहीं परेशानी की सबब की वजह से यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं आबिस हसनैन, जो कि एक स्टूडेंट भी रहे हैं और एक टीचर भी रहे हैं, लेकिन तमाम हालातों की वजह से इस वक्त कहीं ना कहीं अपने मन में एक सवाल लगते हैं। मेरा उनसे पहला सवाल ये है आबिस हसनैन से कि रोज़गार को लेकर एक बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन क्योंकि ये जनता से जुड़ा मुद्दा है सीधे तौर पर, तो आपके ख़्याल में, क्योंकि आप जनता हैं, आपके ख़्याल में कौन सी ऐसी जो आपकी एक राय है जिससे कि रोज़गार के अवसर पैदा हो सकें ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके? देखिए, सबसे पहले तो जो बेरोज़गारी फैली है उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो नीतियां हैं उस नीतियों की वजह से बेरोज़गारी जो हिंदुस्तान में बहुत चरम स्तर पे है। जैसे मैं ट्रेन से लेकर और बाकी कावड़ यात्रा हो या फिर मुहर्रम का जुलूस हो, इन सब में अगर हम थोड़ी थोड़ी ढिलाई देते तो हो सकता है कि इतनी बेरोज़गारी ना फैलती। क्योंकि अगर हम खाली कावड़ यात्रा की बात करें तो उसमें प्लास्टिक के बोतलें हों या फिर और इंतज़ामात हों जिसमें छोटे छोटे दुकानदारों को बहुत लाभ मिलता था और एक रोज़गार का अवसर मिलता था। यही मुहर्रम की मैं बात करूं तो मुहर्रम में कुम्हार जो बर्तन मिट्टी के बनाते थे वो बेरोज़गार हो गए, वहीं जो ताज़िया बनाते थे और लोग थे वो भी बेरोज़गार हुए। कृषि क्षेत्र में आ जाइए, कृषि क्षेत्र में जहाँ खीरे की कीमत 10 या 20 रुपये किलो हुआ करती थी वो 1 रुपये किलो खीरा बिका है इस टाइम। और बाकी सब्जियों पे बहुत बुरा असर पड़ा है। लोग अपने खेत ऐसे ही छोड़ के भागे और भुखमरी की कगार पे आ गए। गवर्नमेंट जो है वो इन सब चीज़ों को लेके, जैसे अब जो है दशहरा आ रहा है, दशहरे में पेपर की बहुत ज़्यादा सेल होती है, तो दशहरे में थोड़ी बहुत ढिलाई देना चाहिए जिससे जो है पेपर वर्क जो करते हैं या फिर और जो सामान बनता है दुकानदारी का, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा ढिलाई देंगे तो इससे जो है थोड़ा रोज़गार जो है वो जो ये स्थिति बनी हुई है उस स्थिति से कुछ निजात मिलेगी। और बाकी चीज़ें हैं जो जैसे ट्रेनों को खुलने का है, अगर ट्रेन खुलेंगे तो उसमें फेरी वाले हैं, चाय वाले हैं और जो ये जितने भी बेरोज़गार हुए हैं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ढिलाई देने की अब ज़रूरत है। क्योंकि अब जो हिंदुस्तान का युवा है या फिर जो रोज़गार कर रहा था स्टेशनों पे और बाकी जगह कर रहा था, यहाँ जैसे मैं अपने यहाँ की बात ले लूँ, यहाँ सब्ज़ी मंडी लगती थी जो लगभग 6 महीने से बंद थी। अब यहाँ के जो मुराव और सब्ज़ी वाले लोग थे वो भुखमरी के कगार पे आ गए थे। बहुत से लोग ठेला नहीं चलाते हैं, एक जगह सब बैठ के सब्ज़ी बेचते हैं, तो उनके लिए ये सब चीज़ें जो हैं वो खोलना चाहिए। जो ग्रामीण हाट है वो खोलना चाहिए जिससे जो है सब्ज़ी के सही दाम मिलें और औने पौने दामों पे जो व्यापारी उनसे ख़रीद के ले जा रहे हैं उनको भी उनकी खेती जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। अगर इन्हें ये सब चीज़ें मिलेंगी तो हो सकता है कि रोज़गार जो है वो फिर अपनी सही लाइन पे आ जाए और लोग जो हैं वो, मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा कि इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा ध्यान दिया जाए इन सब चीज़ों पे और एक ज़मीनी लेवल पे बात की जाए। जैसे राहत पैकेज की बात की जाए तो राहत पैकेज में यहाँ पर कोई एक बंदा ऐसा आना चाहिए था जो पूरा सर्वे करता कि भाई कौन बेरोज़गार है, कौन परेशान है और जो परेशान है उसके तक मदद पहुँचना चाहिए थी। लेकिन अभी ये भी कोई भी काम नहीं हुआ है। गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा, जो आपने राहत पैकेज दिया है उसके लिए आप एक बंदा हायर करें, अपने प्रशासनिक अधिकारी कोई आए और वो लोगों से बात करे कि कौन परेशान है। क्योंकि मध्य वर्ग भी बहुत टूट चुका है, मध्य वर्ग भी गरीबी रेखा से नीचे आ चुका है, मध्य वर्ग के पास भी कुछ नहीं बचा है। गरीब तो गरीब है ही, लेकिन एक मैं जब एमए ह्यूमन राइट्स कर रहा था तो उसमें एक था कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो अमीर को और अमीर बना रही है, गरीब को और गरीब कर रही है। तो यहाँ पर
स्थिति वैसे ही है। गवर्नमेंट को ज़मीन पे आके काम करना पड़ेगा, एसी रूम में बैठ के काम नहीं करना पड़ेगा। अगर ज़मीन पे आएगी तभी बेरोज़गारी दूर होगी, वरना बेरोज़गारी दूर नहीं कर सकते। तो हाफिज़ हसनैन का जो ख्यालात हैं वो कहीं ना कहीं धार्मिक लिहाज से भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म सिर्फ एक आस्था का विषय नहीं है बल्कि एक रोज़गार का ज़रिया भी है। और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें हर महीने कोई न कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है और उसकी वजह से हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है। अब मैं आपके पास जो सुभान हैं उनके पास जाना चाहता हूं, जो कि मुंबई से आए हैं और मुंबई में वो काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन लगा और उसके बाद वो यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी मेहनती इंसान हैं, रोज़गार की तलाश है और काफ़ी हुनरमंद इंसान हैं। मैं उनसे सवाल यही करना चाहता हूँ, मेरा सवाल आपसे ये है कि रोज़गार के जो अवसर हैं गवर्नमेंट कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं, क्योंकि आप मुंबई में रहे हैं, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिन पर गवर्नमेंट अगर ज़्यादा जोर देगी तो बहुत तेज़ी से जो रोज़गार के अवसर हैं वो पैदा हो सकेंगे किसी भी वर्ग के लिए। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया बोलना चाहूँगा ये सब बातें गवर्नमेंट के सामने रखने के लिए। और हाफिज़ हसनैन साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं कुछ अलग बोलूँगा क्योंकि सब प्रदेश में फैक्ट्रीज़ की बहुत कमी है। जैसे कि लाइक कोई अगर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो अगर दूसरे प्रदेश में जाता है काम करने के लिए तो उसको वहाँ तो उतना नहीं हो पाता है। लाइक अगर कोई यहाँ पे अगर काम कर रहा है और यहाँ से अगर दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए जा रहा है तो उसको उतना पैसा नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ के लोग भी ऑलरेडी उसमें काम करते होते हैं। तो इसलिए अगर हमारे प्रदेश में फैक्ट्री को लगेगी तो उसमें और बेटर होगा और सही भी होगा उसके लिए। फैक्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लाइक कोई अगर बाहर से कोई भी पार्ट इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से जो भी इम्पोर्ट हो रहा है हमारे, तो उसके लिए भी अगर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में नहीं जा सकता आदमी, उसी प्रदेश में वो चीज़ सब फैसिलिटीज अवेलेबिलिटी होंगी तो वहाँ का बंदा वहीं पे काम करता रहेगा और इसके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर जैसे मान लिया ये बरेली के रहने वाले हैं तो इनका कहने का मकसद ये है कि बरेली में ही फैक्ट्री मौजूद हो ताकि इनको रोज़गार के अवसर यहीं मिल जाए, ताकि इनका जो बहुत सारा पैसा है जो बाहर रहने में खर्च होता है वो बच सके। इसके बाद मेरे साथ मौजूद हैं नजफ़ अब्बास, जो कि एक स्टूडेंट हैं और बीएससी आईटी कर रहे हैं देहरादून से। आईटी का जो सेक्टर है वो बहुत अहम होता है हम सब के लिए। इस टाइम टेक्नोलॉजी का दौर है और रोज़गार टेक्नोलॉजी में किस तरह से पैदा किए जाएं, उस सिलसिले में मेरा सवाल है इनसे कि जो आईटी सेक्टर है उसमें किस तरह से गवर्नमेंट और इजाफा कर सके ताकि युवा वर्ग को जो है रोज़गार के अवसर पैदा हो सके। मेरे गवर्नमेंट से सिर्फ यही क्वेश्चन है कि आईटी सेक्टर की जो भी कंपनीज़ हैं ये बड़े बड़े शहरों में होने के अलावा ये छोटे छोटे शहरों में भी होना चाहिए, जैसे बरेली है, मुरादाबाद है और भी छोटे छोटे शहर हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट है मुंबई नहीं जा सकता, हैदराबाद नहीं जा सकता, उसे अपने शहर में मिल जाए तो बहुत सही रहेगा। यही मेरे गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि छोटे छोटे शहरों में भी आईटी कंपनीज़ को लाया जाए, वहाँ लगाया जाए, वहाँ इसका काम चालू किया जाए जी, जो कि हिंदुस्तान आगे बढ़े। तो इन्होंने ये कहा कि आईटी जो सेक्टर है उसकी जो कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लगाई जाएँ ताकि रोज़गार के अवसर पैदा हो सके। हमारे साथ शाहरुख जैदी हैं, उनसे मेरा सवाल ये रहेगा कि जो संविदा का मुद्दा आया है यूपी में, गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने कराया, वो प्रस्ताव है उनका कि 5 साल आप नौकरी करेंगे, एक तरह से जो है 5 साल जब आप काम कर लेंगे उसके बाद आपको गवर्नमेंट सेक्टर में रखा जाएगा सरकारी नौकरी पे, वरना उसके अलावा आपको जो है और 5 साल में आपको हर 6 महीने बाद आपकी एक तैयारी देखी जाएगी कि आप किस तरह काम कर रहे हैं और उसके बाद आपको रखा जाएगा। तो क्या वो गवर्नमेंट के इस फैसले से जो कि एक प्रस्ताव है योगी सरकार का खुश हैं? अगर वो खुश हैं इससे और या अगर किसी तरह का उनके मन में रोष है, नाराज़गी है, तो वो इस मामले को किस तरह से सोचते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो नया एक्ट अभी हमारी गवर्नमेंट लाई है संविदा वाली, इसके लिए मैं बिल्कुल कारगर नहीं हूँ, इसको मैं अच्छा साबित नहीं कहूँगा, क्योंकि इस टाइम हमारा वैसे भी भारत से लेकर कि जितने भी स्टेट्स हैं उसमें बेरोज़गारी का एक बड़ा मुद्दा चल रहा है। उस बीच अगर हम वैकेंसीज़ हमारे पास नहीं है, वैकेंसीज़ ना होने के बावजूद हम वैकेंसीज़ पे कोई एक्ट लाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। कोई भी युवा है इस टाइम वो बेरोज़गारी के लिए दर-बदर भटक रहा है अपने रोज़गार के लिए, उस बीच आप कोई भी एक्ट ले आते हैं, यानी कि कोई भी युवा है वो कोई भी जॉब उसको मिल जाती है, उसके बाद वो हर 6 महीने के बाद उसी जॉब के लिए वो टैक्स देता रहे गवर्नमेंट होने के लिए, 5 साल के बाद स्थिर होता है, वो स्थिर होगा इस एक्ट के बाद। मैं नहीं समझता कि ये कारगर है युवाओं के लिए। ये युवाओं के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है इस टाइम, इस समय। तो मैं सरकार से बस यही कहना चाहता हूँ, इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना हो सके वैकेंसीज़ पे जोर दें, ना कि एक्ट पे। तो सब ने अपनी अपनी राय रखी। कुल मिला के बात यही है कि क्योंकि रोज़गार
किसी भी मुल्क की, किसी भी देश की आर्थिक हालात को बेहतर करता है। राजनीतिक भी बहुत बड़ा पहलू होता है, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार हो या दुनिया के किसी मुल्क की, युवा ही ये तय करता है कि देश की हुकूमत कौन चलाएगा। और उस युवा के हाथ में अगर रोज़गार नहीं होगा या रोज़गार के अवसर कम होंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक रोष पैदा होगा। कोरोना में जो सबसे बड़ी परेशानी आई है वो यही आई है कि रोज़गार के अवसर घटे हैं, जिस पर सरकार को ज़रूरी है कि वो जोर दें। और इन तमाम लोगों ने अपने अपनी राय रखी। फ़िलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन विक्रांत जोशी के साथ यस डाटा न्यूज़।